Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. पहले पिछला जो MCQs था उसका आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन नंबर 20 में था कि निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है। ए स्पेंगलर, बी क्रोबर, सी टाइनबी, डी सोरोकिन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उतार और चढ़ाव का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ लिमिट की बात कौन करता है? सोरोकिन महोदय करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में थ्योरी ऑफ लिमिट की बात सोरोकिन महोदय करते हैं। तो 20 का आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा डी। जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उनके नाम निम्न हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर है। देखिए परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में क्या अंतर है उसे हमें बताना है। ए रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करता है। बी रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता। सी रेखीय परिवर्तन का स्रोत केवल बाहरी होता है परंतु चक्रीय परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम देखें तो रेखीय परिवर्तन के स्रोत की कोई बात नहीं है यहाँ पे, और ऐसा नहीं होता कि रेखीय परिवर्तन में सिर्फ बाहरी स्रोत है और चक्रीय परिवर्तन आंतरिक स्रोत के कारण होता है। तो यह कथन गलत है। रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है, ऐसा नहीं है। रेखीय परिवर्तन एक रेखीय भी होता है, बहुरेखीय भी होता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता है। यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? रेखीय परिवर्तन एक दिशा में बढ़ता है, किसी भी एक दिशा में बढ़ता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करता है। वो क्या है? एक सर्कुलर मोशन में होता है। तो इसलिए मुख्य अंतर यही है। फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बहिर्जात एवं अंतर्जात के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? सामाजिक परिवर्तन के बहिर्जात और अंतर्जात स्रोत। ए रास्क, बी मार्टन, सी सोरोकिन, डी आकबर्न। तो सामाजिक परिवर्तन के बहिर्जात और अंतर्जात दोनों जब ये कहे तो यह क्या है? यह दोनों आकबर्न महोदय ने इन स्रोतों के बारे में बताया था। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीव्र सामाजिक प्रगति के लिए तीव्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। निम्न में से कौन एक सामाजिक प्रगति को व्यक्त करता है? सामाजिक प्रगति एक सामाजिक उद्विकास होता है, एक सामाजिक प्रगति होती है। सामाजिक प्रगति में एक निश्चित दिशा होती है। मानव जब इच्छित मूल्यों के अनुसार समाज में जो परिवर्तन करता है तो वह एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, उसे ही हम प्रगति कहते हैं। और उद्विकास में इच्छित मानव मूल्य नहीं होते हैं और इसमें निरंतरता होती है, परिवर्तन होता है, एक दिशा होती है। तो इस तरह से हम यहाँ देखें, तीव्र सामाजिक प्रगति के लिए तीव्र सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। सामाजिक प्रगति के लिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। निम्न में से कौन एक सामाजिक प्रगति को व्यक्त करता है? कौन है जिसे हम सामाजिक प्रगति कह सकते हैं? ए परिवर्तन प्लस निरंतरता, बी परिवर्तन प्लस दिशा, सी परिवर्तन प्लस नियम परिस्थिति, डी परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा। तो परिवर्तन प्लस निरंतरता यह उद्विकास के लक्षण है। परिवर्तन प्लस दिशा यह भी उद्विकास के लक्षण है। नियम परिस्थिति नहीं होती है कुछ। परिवर्तन और निश्चित दिशा जब हो, अर्थात मानव के इच्छित मूल्यों के अनुसार निश्चित दिशा में परिवर्तन होगा तो उसे हम प्रगति कहेंगे। तो 3rd का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आकबर्न के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्न में से किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है? ए भौतिक संस्कृति, दूसरा अनुकूलनात्मक संस्कृति, तीसरा चेतनात्मक संस्कृति और चौथा विचारात्मक संस्कृति। यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आकबर्न के अनुसार पूछ रहा है। इसके पहले इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो वहाँ सोरोकिन के अनुसार पूछता है। यहाँ पूछ रहा है आकबर्न के अनुसार कौन सा इसमें नहीं है, उन्होंने किस संस्कृति की बात नहीं की है। तो यहाँ विचारात्मक और चेतनात्मक
यह इन संस्कृतियों की बात सोरोकिन महोदय करते हैं। विचारात्मक, आदर्शात्मक और चेतनात्मक 3 तरह की संस्कृति की बात सोरोकिन करते हैं। तो यहाँ भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं और अभौतिक संस्कृति को अनुकूलनात्मक संस्कृति भी कहते हैं। तो इस तरह से भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात आकबर्न महोदय करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उसे हमें बताना है। तो 3 और 4 की वो बात नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी। 4 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध, सामाजिक परिवर्तन किससे संबंधित है? ए, मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन से, बी, भोजन की आदतों में परिवर्तन से, सी, पहनावे के परिवर्तन से, डी, जीवन प्रतिमान के परिवर्तन से। तो अगर देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन किससे संबंधित है? जीवन प्रतिमान में जब परिवर्तन होगा तो उसे ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, जब समाज में परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? प्रगति, विघटन, अंतःक्रिया, लाभ की इच्छा। तो अगर हम देखें सामाजिक परिवर्तन से लाभ की इच्छा और अंतःक्रिया से तो समाज का ही निर्माण होता है। तो परिवर्तन से कोई ये अलग से उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रगति और विघटन सामाजिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात 1 और 2 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 में क्या है? 6 का सही आंसर हमारा क्या बन रहा है यहाँ? ए। सामाजिक परिवर्तन से प्रगति और विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विश्व व्यवस्था विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है? ए, वाल्स्टीन, बी, मार्क्स, सी, वेबर, डी, बेल। तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? वाल्स्टीन महोदय ने दिया था। तो 7 का आसानी से उत्तर मिल गया हमें। 7 का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? ए, मैक्स वेबर, बी, वेवलन, सी, हीगल, डी, मार्क्स। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कौन देता है? मार्क्स महोदय देते हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। मार्क्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है। यह एक अलग टॉपिक ही है ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसमें वो समाज में किस तरह से परिवर्तन हुआ है और भौतिक अर्थात उत्पादन प्रणाली को मुख्य मानकर किस तरह से हमारे समाज में परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में मार्क्स महोदय ने बताया है। उसका वीडियो वहाँ देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सार्वभौमिकीकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें, सार्वभौमिकीकरण किस प्रक्रिया को कहेंगे? चलिए ऑप्शन देखें। ए, बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे की ओर गतिमान होते हैं। तो यह क्या हो गया? यह सार्वभौमिकीकरण न होकर यह स्थानीयकरण हो जाता है, क्योंकि बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा का अंग बनते हैं तो इसे स्थानीयकरण कहते हैं। बी, लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों और मूल्यों के प्रति उद्भक्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सी, सार्वभौमिक प्रतिमान अपना लिए जाते हैं, यह भी नहीं होता है। डी, लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और बृहत परंपरा के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। तो हमारा 9 का सार्वभौमिकीकरण का मतलब ही ये होता है, जो छोटे स्तर की परंपराएं हैं, जो छोटे जगह की छोटे समूहों की जो परंपराएं हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और बृहत परंपरा में समाहित हो जाती हैं, बृहत परंपरा का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसे ही हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है टी। 9 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य कौन सा है? पहला आर्थिक वृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा सामाजिक उद्भव। तो पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है? आर्थिक वृद्धि के लिए योजनाएं अपनाई गई, आधुनिकीकरण के लिए अपनाई गई, आत्मनिर्भरता के लिए अपनाई गई। सामाजिक उद्भव पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य नहीं है, यह एक सामाजिक प्रघटना है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 10 का आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सोरोकिन का नाम संबद्ध है। सोरोकिन किससे संबंधित है? ए, सामाजिक परिवर्तन के न रेखीय और न चक्रीय सिद्धांतों से। बी, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय दोनों सिद्धांतों से। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से। और
डी सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से। सोरोकिन की बात करें तो वह रेखीय सिद्धांतों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो यहाँ रेखिए यहाँ भी रेखिए। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या मिल गया 11 का सीधा सा आंसर सी। सोरोकिन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों से संबंधित है। 11 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करती है। पर संस्कृति ग्रहण क्या संबोधित करती है? ए संस्कृति में परिवर्तन को, बी सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, सी जीवन पद्धति में परिवर्तन को, डी राज्यतंत्र के परिवर्तन को। तो पर संस्कृति ग्रहण मतलब क्या होता है? दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। अर्थात क्या है, जब हम किसी दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करेंगे तो हमारी संस्कृति में भी कुछ परिवर्तन आएगा, तो इसे ही हम पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, इसे संरचना में, जीवन की पद्धति में, राजतंत्र में इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे क्या संस्कृति में परिवर्तन आता है। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। सामाजिक परिवर्तन में क्या उसके अंतर्गत समाहित है? ए सामाजिक संरचना में परिवर्तन, बी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी में परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ ही है कि संरचना में परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था में भी परिवर्तन आएगी, प्रकारों में परिवर्तन भी आएगा। तो इस तरह से 13 का आंसर हमारा क्या हो गया, उपयुक्त सभी में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। तो 13 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया है? ए सोरोकिन, बी परेटो, सी मैक्स वेबर, डी रजनी कोठारी। तो सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की बात कौन करता है? वेबर महोदय करते हैं। 3 तरह की सत्ता की बात करते हैं, वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत सत्ता। तो कई सत्ता क्या है, उसे ही चमत्कारिक नेतृत्व के माध्यम से करिश्माई सत्ता होती है। इसके बारे में किसने बताया? मैक्स वेबर महोदय ने बताया। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि पदार्थ अनिश्चित और संबंध समानता से निश्चित संबंध विभिन्नता में बदलता है? यह किसने कहा था? ए कांट, बी स्पेंसर, सी मार्क्स, डी डुर्खीम। सामाजिक उद्विकास की बात स्पेंसर महोदय करते हैं और उद्विकास का तात्पर्य ही होता है कि जब कोई पदार्थ या समाज अनिश्चित और संबंध समानता से निश्चित संबंध और विभिन्नता में बदलता है तो उसे ही हम सामाजिक उद्विकास कहते हैं। यह बात स्पेंसर महोदय ने बताई थी। और तो हमारा 15 का आंसर यहाँ हो गया बी। स्पेंसर से संबंधित वीडियो बने हुए हैं, उन्होंने जिस जिस टॉपिक के बारे में बताया है तो उस स्पेंसर से संबंधित सारे वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ देखेंगे तो आपकी ये क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ अब मैचिंग करना है। रेखीय सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? हॉब हाउस महोदय रेखीय सिद्धांत से संबंधित है। चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत परेटो महोदय का है। आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स महोदय का है। और प्रौद्योगिक निर्णायकवाद होगा यहाँ, निर्णायकवाद वेवलेन महोदय का है। चलिए अपना आंसर हम लोग ढूंढ लेते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस तरह हमारा आंसर मिल गया। 16 का आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास ने क्या किया है? ए संस्कृति के रीति रिवाज के कारकों की उपेक्षा की है। बी धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। सी संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। डी परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा में एम.एन. श्रीनिवास क्या करते हैं? संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए। तो हमें यहाँ मैचिंग करना है। ए आंध्र वितई, इनकी कौन सी बुक है यहाँ? एंटोनॉमीज ऑफ सोसाइटी।
AR देसाई की बुक हो गई आपको इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये हो गया आपको। एंथनी गिडिंग्स की बुक है द कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, सी का हो गया 4। और ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, यह जोसेफ महोदय की बुक हो जाती है। ए का 2, यहाँ 3 जगह है, बी का 1 हमारा आंसर निकल गया, सी का 4 और डी का 3। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ बी। 18 का सही आंसर हमारा यहाँ बन रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ भी मैचिंग है। डी लर्नर योगदानकर्ता और उपागम है, लिट्ज, जी फ्रैंक और वेल्स्टाइन महोदय किस चीज़ का है, इनका विश्व व्यवस्था से संबंधित इनकी अवधारणा है। डी का हो जाता है यहाँ 3। फ्रैंक महोदय अविकसित का विकास, ये 2 मिल गए हमारे। लर्नर महोदय प्रसार के मॉडर्नाइजेशन में वो बताते हैं, प्रसार की अवधारणा बताते हैं। और इस तरह से बी का हो गया यहाँ 2। हुसेलिट्ज का आदर्श प्रकार, ए का 4, बी का 2 एंड सी का 1 एंड डी का 3। तो ये हमारा आंसर मिल गया। 19 का आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ, 19 का सही आंसर बन जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारण है। सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारण कौन सा है, यह आप बताएंगे। ऑप्शन ए है अप्रवास एवं उत्प्रवास, बी प्रौद्योगिकी आविष्कार, सी औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी वृद्धि, डी ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आई थिंक यह इजी ही है, आप लोग आसानी से दे लेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उत्तर दें। आई थिंक आज का जो वीडियो है, जो MCQ है, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।